हेलो बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ चुके हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल में हम लोग 3 मॉडल पढ़ेंगे यहाँ पे। तीन मॉडल हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में हम लोग 3 मॉडल पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एटॉमिक मॉडल 3 मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। पहला होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरा है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। और ये तीसरा है बोहर और बरी का। बोहर बरी एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये 3 मॉडल आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। इन तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले थॉमसन दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड, फिर उससे कुछ एडवांस हुआ तो बोहर बरी, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम देखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है। देखो, Thomson atomic theory suggested that the atom was indivisible and indestructible, ठीक है, but the discovery of two fundamental particles, proton and electron, inside the atom led to the failure of the aspect of this theory। देखो, डाल्टन्स क्या बताए थे? डाल्टन्स ये बताए थे कि एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। लेकिन जैसे ये आगे चल के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो उनका पॉइंट तो क्या हो गया, ये वाली थ्योरी फेल हो गई। उस पॉइंट क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आगे चल के ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पाए जा रहे हैं, लेकिन वो एटम में अरेंजमेंट कैसा है उनका, आगे चल के ये हमें देखना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा था। तो इसके लिए ढेर सारी थ्योरी दी गई है, जो 3 थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है। ये है पहला थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और तीसरा है बोहर बरी का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल क्यों दिया गया? क्योंकि हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है एटम के अंदर, ठीक है। इट वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो द हाउ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर अरेंजमेंट विद इन द एटम्स, ठीक है। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट। सबसे पहले जे थॉमसन बताए थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है। वो सही है या गलत है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किए थे, बताए थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है एटम के अंदर, ठीक है। तो हम इनका थ्योरी एक बार देख लेते हैं कि क्या है। अब देखो, जे थॉमसन क्या बताए थे। जे थॉमसन बताए थे, ये सपोज करो ये क्या है, एक स्फीयर है। ये क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर पूरा सही नहीं बन पा रहा है, तो हम एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे। ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। पूरे स्फीयर को क्या कर लिए, पॉजिटिवली चार्ज मान लिए। पूरे स्फीयर को क्या मान लिए, फुल स्फीयर। फुल स्फीयर कंसीडर एज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। फुल स्फीयर कंसीडर एज ए पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या कि थॉमसन माने कि एक स्फीयर है, वो स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स के क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। पूरा पॉजिटिवली चार्ज है।
ठीक है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा स्फीयर, और इसमें क्या है, कहीं कहीं क्या है, निगेटिवली चार्ज इम्बेडेड है, निगेटिवली चार्ज इम्बेडेड है। ठीक है, निगेटिवली चार्ज इम्बेडेड है मतलब क्या हुआ, ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पूरा प्रोटॉन्स है और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। इस थ्योरी से सबसे मेन पॉइंट ये भी चला कि ये क्या है, पूरा स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है। स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है। स्फीयर न्यूट्रल, स्फीयर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन है, तभी क्या न्यूट्रल है। तो इस थॉम्सन एटॉमिक मॉडल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चला कि एटम क्या है, एज ए न्यूट्रल है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है, तभी क्या है, पूरा स्फीयर एक न्यूट्रल हो रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज है, टोटल निगेटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, जितना प्रोटॉन्स है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, तभी क्या है, टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात पता चली। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। थॉम्सन प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल। इसको क्या बोला है, प्लम पुडिंग मॉडल थॉम्सन बोल रहे हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ये बोला जा रहा है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ये दिया 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड आउट इनसाइड इट लाइक प्लम्स इन ए स्फेरिकल पुडिंग। ये समझ जाओ कि ये स्फीयर एक तरह से पुडिंग है और उसमें क्या है, प्लम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में। ठीक है, हम लोग इसको सिंपली समझेंगे कि ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें कहीं कहीं क्या है और इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल निगेटिवली चार्ज भी है। इसका मतलब जितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट है स्फीयर में उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात इससे पता चल रही है। अब देखो ये हो गया प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आपको याद करना है, ये करना है, द एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज। ये सबसे मेन आपको याद करना है। जो एटम होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होता है, और एटम क्या होता है, होल एज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपको 2-3 लाइन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं थॉम्सन एटॉमिक मॉडल में। द एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब the plum pudding model was later found to be incorrect when Rutherford proposed his atomic model। आगे चल के क्या हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल गलत हो गया जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए तब। ठीक है, तो अब हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। अब देखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रदरफोर्ड पहले आप लोग याद कर लेना कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, लेकिन ये ब्रिटेन में आके बस गए तो ब्रिटेन के फिजिस्ट हो गए। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को हम आपको यहाँ पे एक साइड में फिगर बना के थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर आपके बुक में क्या दिया हुआ है उसको बताया जा रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। दूसरा है रदरफोर्ड
रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब रदरफोर्ड क्या किया कि एक थिन फॉयल ले लिया। थिन क्या हुआ, गोल्ड का फॉयल ले लिया। थिन गोल्ड के फॉयल में क्या होंगे, उसके एटम होंगे, ठीक है। गोल्ड फॉयल ले लिया, ये फॉयल है, ठीक है, गोल्ड फॉयल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा रेंज है, अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्डिंग कराया, इस पे गोल्ड के फॉयल पे बम्बार्डिंग कराया, तो देख रहा है कि ये मैक्सिमम क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं। मैक्सिमम क्या हो जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं। यहाँ से गोल्ड फॉयल से क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहा है। तो इससे इनको ये पता चला कि जो एटम होता है उसका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यूम क्या होता है, स्पेस होता है। जो एटम है उसका मैक्सिमम वैल्यूम क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस है तभी तो अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं, ठीक है। और क्या किए, देखे कि बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कम है जो क्या आ रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। बहुत ही कम है जो अपने पाथ से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। बहुत ही मतलब निग्लिजिबल पार्टिकल हैं जो अपने क्या हो रहे हैं, पाथ पे 180 पे क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। बहुत ही स्लाइटली या फिर निग्लिजिबल है, वो क्या हो जा रहे हैं, अपने पाथ से 180 पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो इससे ये पता चला रदरफोर्ड को कि जो पूरा एटम का वॉल्यूम होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, स्पेस होता है, और बहुत ही थोड़ी सी जगह होती है जिसमें क्या होता है, एटम का मास होता है, जिससे कुछ ही अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं और 180 पे रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। 180 पे रिफ्लेक्ट क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में जाएगा, देखो यहाँ पे एक हम आपको केवल न्यूक्लियस का और एटम का फिगर बना के आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास ये पूरा एटम है, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो यहां से अल्फा रेज का ये बम्बार्डिंग कराए, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। तो यहां से देखिए कि क्या हो जा रहा है, सारे स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं। मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहा है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पासिंग स्ट्रेट लाइन। बहुत ही कम है जो क्या हो रहा है, स्लाइटली अपने पाथ से डिसोसिएट हो जा रहे हैं, ठीक है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जा रहे हैं, बहुत ही स्लाइटली हैं। मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहा है। और बहुत ही निग्लिजिबल हैं जो अपने पाथ पे क्या हो जा रहा है, 180 पे डाइवर्ट हो जा रहा है। ये वाला 180 पे क्या हो जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चला रदरफोर्ड को, ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल एटम। तो इससे रदरफोर्ड को ये पता चला कि जो एटम का मैक्सिमम वॉल्यूम होता है क्या होता है, स्पेस होता है। उसमें स्पेस, उस पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, बहुत ही थोड़ी जगह में क्या होता है, एटम का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, एटम का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, जिससे जब अल्फा पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो अपने पाथ पे क्या हो जाते हैं, 180 डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चला, जैसे थॉमसन क्या बता रहे थे, थॉमसन बता रहे थे कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में या फिर पूरे पुडिंग में। लेकिन यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया रदरफोर्ड, तो देखे कि जो एटम का पूरा मैक्सिमम वॉल्यूम है क्या है, स्पेस है, अल्फा पार्टिकल का कोई डाइवर्जन नहीं हो रहा है। और डाइवर्जन कितना हो रहा है, बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल का डाइवर्जन हो रहा है। इससे पता चला कि जो एटम का मास होता है बहुत ही स्मॉल वैल्यू में कंसंट्रेट होता है,
आगे चल के उसी को न्यूक्लियस बोल दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल का डाइवर्जन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस जो ये छोटा सा वॉल्यूम है इसमें क्या है, इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज होगा कोई ना कोई चीज, तभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज उससे डाइवर्ट हो जा रहा है। तो यही आगे चल के पता चला कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के बारे में। अब देखो आप लोग के बुक में कैसे दिया हुआ है। ठीक है, देखो बुक में एक बार थ्योरी क्या दिया हुआ आपको बुक में। देखो, conducted an experiment in order to find the arrangement of electron and proton in an atom. In this experiment, a fast-moving alpha particle were made to strike a thin gold foil. बहुत ही thin gold foil पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराई, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ये गोल्ड का फॉयल है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल ये बम्बार्डिंग करा रहे हैं और ये जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा दिए हैं। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराए गोल्ड फॉयल पे, तो देखे हो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जा रहे हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जा रहे हैं, जो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हमें पता चलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स पाथ। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं अपने पाथ से। अब देखो बहुत ही स्लाइटली जो अल्फा पार्टिकल है बहुत ही स्लाइटली डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, बहुत ही स्लाइट एंगल में। जैसे ये वाला देखो, ये वाला क्या हो रहा है, ये स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये है स्लाइट डिफ्लेक्ट, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और बहुत ही फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल है जो अपने पास से क्या हो जा रहे हैं, 180 पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, 180 पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। अब कंक्लूजन क्या निकाले इससे रदरफोर्ड, ये देख लो आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड इन 1911 मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये पूरा सर्कल क्या है, एटम है, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे देखो बम्बार्डिंग करा रहा है अल्फा पार्टिकल का, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहे हैं, बहुत ही स्लाइटली क्या हो जा रहा है, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और एक बहुत ही फ्यू मात्रा में फ्यू अमाउंट में क्या हो जा रहा है, 180 पे डाइवर्ट हो जा रहा है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्टेट through the foil which suggests that the atom consists of a lot of empty space. Most of the alpha particle पास हो जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड। तो हमें इससे पता क्या चला कि एटम का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, खाली जगह होता है या फिर एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, some of the alpha particle were deflected from their path at different angle which suggests that the atom has a teeny heavy charged part. बहुत ही स्लाइटली क्या है उसमें डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने पास से 180 पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि जो एटम का एक स्मॉल वॉल्यूम होता है वो हैवी होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे पता चला, क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 180 का डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें पता चला कि हैवी होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है जो एक दूसरे को रिपेल करता है। द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन दिस टीनी सेंट्रल कोर। अब ये बोला कि जहां से 180 पे डिफ्लेक्शन हो रहा है उसी में क्या है, पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड है और उसको ये आगे चल के न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है, ये हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट द प्लम पुडिंग मॉडल वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब इसको रिप्लेस कर दिया न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का पॉइंट क्या है ये आपको याद करना है। पॉइंट ये है कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज कोर इन द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम का सेंटर कोर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये बोला गया
कि ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो एटम का सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, और एटम के पूरे मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। ये पहला पॉइंट है। अब आगे चल के ये बोला गया द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ये है, ये सपोज करो न्यूक्लियस है और बोला गया कि इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करता है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट, इसी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन और वहीं में क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा है। और ये क्या है, एक फिक्स पाथ है, ये क्या है, एक फिक्स पाथ है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइक प्लैनेटरी मोशन। अब देखो जैसे आप लोग पढ़े होंगे सन के अराउंड चारों तरफ प्लैनेट क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ में मोशन करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, न्यूक्लियस के एक अराउंड में फिक्स पाथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक मोशन कर रहा है, इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी बोला गया। आगे चल के प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी बोल दिया गया। क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करते हैं फिक्स ऑर्बिट में या फिक्स पाथ में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में या फिर एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया दूसरा पॉइंट। सिंस द एटम इज न्यूट्रल द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमें पता है पहले एक्सपेरिमेंट्स में कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो जितना भी प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा किसी भी एटम में। ठीक है, ये हो गया रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल और उनका ऑब्जर्वेशन क्या है और उससे वो क्या अपना मॉडल दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे चल के बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल बहुत ही थोड़े में दिया आप लोगों में, तो उतना आपको बता दिया जा रहा है। आगे चल के अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई ए पार्टिकुलर ऑर्बिट विच आर कॉल्ड सेल्स। आगे चल के ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड में एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उसको क्या बोल दिया गया, सेल बोल दिया गया। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये सपोज करो जो सर्किल दिख रहा है ये क्या है, सेल है, ये सेल है। ठीक है, और ये जो बाहर है उसको वैलेंस सेल बोल दिया गया। आगे चल के पढ़ोगे आप लोग वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल, और ये क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस के पास है तो के सेल इसको बोल दिया गया, इसके बाद एल सेल और इसके बाद एम सेल, इसके बाद एक और सर्किल बना देंगे तो उसको एम सेल हम लोग बोल देंगे। ये नेमिंग हमेशा स्टार्ट होगा न्यूक्लियस से, ये नेमिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस से। ईच ऑर्बिट आर सेल इज एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड आर ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बोल रहा है कि ये जितने भी सेल है के एल एम एन, इनका क्या होगा, एक फिक्स एनर्जी होगा, इनका क्या होगा, फिक्स एनर्जी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स एनर्जी होगा, डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हेंस दीज सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसी को आगे चल के एनर्जी लेवल भी बोल दोगे, एनर्जी लेवल। क्यों एनर्जी लेवल बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, सारे ही सेल का अलग अलग एक डेफिनिट अमाउंट में एनर्जी होगा, तो इसीलिए सेल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे, जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता जाता है। न्यूक्लियस से दूर जाने पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ता जाता है। तो जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा उसका एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो के की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, उसके बाद एल, फिर एम और उसके बाद एन। ठीक है, ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग
एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेल, ठीक है। ये हो गया तीनों एटॉमिक मॉडल के बारे में। पहला मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा कौन सा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तीसरा क्या है बोहर-बरी का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बोल रहे हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में ये है कि थॉमसन एक स्फीयर ले लिए और उस स्फीयर को पूरा क्या कर लिए, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज मान लिए, और ये बताए कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं कहीं इम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, कहीं कहीं इम्बेडेड होते हैं। पूरा स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इम्बेडेड होंगे एट ए फ्यू प्लेसेस, ठीक है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला कि जो पूरा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना है स्फीयर में, उतना ही क्या है टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज भी है, ठीक है। तो ये पता चला हमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। आगे चल के रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आया। तो रदरफोर्ड क्या किए, गोल्ड फॉइल ले लिए, उस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराए तो वो देखे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं, बहुत ही स्लाइटली हैं जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, और फ्यू ऑफ द निग्लिजिबल हैं, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है जो अपने पाथ पे 180 पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि जो एटम का मैक्सिमम वॉल्यूम है वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, और बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम क्या होता है जिसमें पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है एटम का, उसको आगे चल के वो न्यूक्लियस बोल दिए। जब न्यूक्लियस से कोलाइड कराया अल्फा पार्टिकल तो क्या हो गया, 180 पे डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में। अब आगे चल के आया बोहर-बरी का मॉडल। बोहर-बरी ये बता रहे हैं कि एक फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बोहर बताए कि एक फिक्स एनर्जी लेवल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, और ये बताए कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या बढ़ेगी, एनर्जी हो जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये हो गया तीनों मॉडल का एक तरह से। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स और कुछ आगे टॉपिक, ठीक है।